बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपको ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। आइए। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये हमारे पास कॉपर मेटल है और ये रही हमारे पास सोडियम मेटल। तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड को इस बीकर में ऐड करने वाले हैं। तो नाइट्रिक एसिड हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें कॉपर मेटल को डालने वाले हैं। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड कॉपर से रिएक्ट कर रहा है और एक भूरे कलर की गैस बनती हुई दिख रही है, ब्राउन कलर की गैस, जो कि NO2 है। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कॉपर से रिएक्शन कर चुका है और कॉपर हमारा Cu2+ में कन्वर्ट हो चुका है। तो Cu2+ एक्वस का कलर ब्लू कलर होता है। देख लेते हैं क्या ब्लू कलर आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर आपका आ गया है। तो ये जो सॉल्यूशन में था ये Cu2+ था। तो यहाँ पर ये हमने एक चीनी मिट्टी की कटोरी ली है, इसको थोड़ा सा दबा देते हैं क्योंकि सोडियम के साथ जो रिएक्शन होने वाली है वो आप देखेंगे बहुत फास्ट रिएक्शन होने वाली है। बेटा, ये प्रयोग आप लोगों को घर पे नहीं करना है, बहुत रिस्की है, बहुत सेफ्टी के साथ इसे करना पड़ता है। आप में से कोई भी इसे घर पे ट्राई ना करे। तो हम पहले इसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम मेटल है, इतना बड़ा टुकड़ा नहीं डाल सकते, थोड़ा सा कट करके इसे करना पड़ेगा। और इस छोटे से टुकड़े को डालने वाले हैं हम नाइट्रिक एसिड में। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये एक प्रयोग आपको घर पे नहीं करना है। हाँ तो भाई, क्या ऑब्जर्व किया आपने देखा कॉपर ने सुस्ती के साथ रिएक्शन की, कॉपर 2+ में बदला। सर हमें कैसे पता? बेटा मैंने बताया एक्सपेरिमेंट में कि Cu2+ एक्वस का कलर ब्लू होता है, जो ब्लू कलर आपने देखा। नाइट्रिक एसिड NO2 में कन्वर्ट हुआ, जिसका भूरा कलर आपने देखा, ब्राउन कलर की गैस होती है। और जैसे ही सोडियम आया, सोडियम ने आते ही धूम मचा दी, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन की। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन धीमे रिएक्शन करेगा, कौन तेजी से रिएक्शन करेगा? सर हमें यह कैसे पता चलेगा? तो इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जिसमें आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझ लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो आपने दो टेंडेंसी पढ़ी होगी, एक होता है SP और एक होता है OP। SP मतलब क्या है सर? SP मतलब सॉल्यूशन प्रेशर। OP मतलब क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सॉल्यूशन चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो वाला ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ये एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी होती है? मान लेते हैं कोई मेटल है, वो मेटल जो है अपने आयन में कन्वर्ट हो रही है। मान लेते हैं कि N+ में जा रहा है और N इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसकी विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है कि कोई मेटल आयन है, उसने N इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो पहली वाली टेंडेंसी को बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरी वाली टेंडेंसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन होने वाला है या रिडक्शन होने वाला है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बात कर लें, रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो अगर SP ज्यादा होगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। और अगर OP ज्यादा होगा तो मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं मैंने एक बीकर लिया है, वहां पे सपोज करो मैंने यहाँ पे ये Zn मेटल ले ली है, Zn का इलेक्ट्रोड लिया है और इसका पोटेंशियल में मेजर करना चाहता हूं। तो उसी के एक्वस सॉल्यूशन में मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करिए हमने ले लिया ZnSO4, जिंक सल्फेट ले लिया। जिंक सल्फेट आपने लिया है तो यहाँ पर Zn+2 और SO4 2- इसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम सपोज करते हैं कि इसका SP जो है इसके OP से ज्यादा है, मतलब मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्या होगा? कुछ देर बाद Zn से Zn+2 के रूप में कुछ आयंस बाहर निकलने लग जाएंगे, हाँ या नहीं? कुछ आयंस क्या हो गए? Zn+2 के रूप में निकलते हुए सॉल्यूशन में इकट्ठे होते जाएंगे। बोलो भाई, Zn+2।
तो कुछ देर बाद इस इलेक्ट्रोड का वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सॉल्यूशन में Zn+2 बढ़ते जाएंगे और Zn+2 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में तो हमारे पास Zn+2 आ गया है और यहाँ पर रोड पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो एक तरह का चार्ज का सेपरेशन हो गया और इस चार्ज सेपरेशन के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बारी आती है भाई इसे मेजर कैसे किया जाए। अब आपको अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो यहाँ दिक्कत यह है कि कुछ देर बाद ये Zn+2 यहाँ सॉल्यूशन में सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा और ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट पे जीरो एज्यूम करके फिर बाकी कैलकुलेशंस करते रहते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते तो इसकी कुछ व्यवस्था तो बनाई होगी। तो IUPAC ने एक इलेक्ट्रोड फिक्स कर रखा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बेसिस पे हम, जिसको रेफरेंस मानते हुए हम बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि IUPAC ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड फिक्स करके रखा है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। भैया अभी तक तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे, ये स्टैंडर्ड नाम की चीज क्या आ गई। तो स्टैंडर्ड एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है इसे समझ लेते हैं। तीन चीजें